चलिए स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ, यानी कुलाम के नियम का सदिश रूप। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, कुलाम का नियम। और कुलाम का नियम क्या बताता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले जो बल है उसको क्या करता है, वो उसका जो मान है वो हमें देता है। यानी कि जो भी फोर्स लग रहा है टू चार्जेस के बीच में, उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या होता है, कुलाम्स लॉ से होता है। अब क्योंकि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी जो आपका बल है वो क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। तो देखो सदिश राशि होती है तो उसका जो निरूपण होगा वो भी किस रूप में हो सकता है, सदिश रूप में। तो देखिए किस तरह से करते हैं। देखो जैसे मान लो कि ये कोई स्पेस है, ये कोई समष्टि है, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर Q1, और ये जो Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है इस O के रेस्पेक्ट में वो कितना है, R1 वेक्टर, ठीक है। तो R1 वेक्टर क्या है, इस Q1 का पोजीशन वेक्टर है O के रेस्पेक्ट में। इस तरह से एक और चार्ज रखा हुआ है Q2, और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, R2 वेक्टर, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि Q1 भी Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 भी क्या करेगा, Q1 पर फोर्स लगाएगा। क्लियर हुई ये चीज। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि Q1 पर, ओके, पहले हम ये देखते हैं कि देखो फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी कि Q2 पर Q1 के कारण बल, यानी इसका मतलब फोर्स किस पर लग रहा है, Q2 पर, और लगा कौन रहा है, Q1। तो हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि जो है ये फोर्स जो है वो रिपल्सिव नेचर का है। तो देखो अपने को क्या पता चला, Q2 पर फोर्स, देखो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस तरफ लगेगा या नहीं लगेगा ये, ठीक है। तो ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब हमें क्या चाहिए, पहले ये वाला यहां से यहां तक, मतलब इस पोजीशन वेक्टर से इस पोजीशन वेक्टर को ज्वाइन करने वाला क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, दिस वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो भाई ये अगर अपन त्रिभुज जो ट्रायंगुलर लॉ है उसको देखें तो उस हिसाब से देखो ये R1 वेक्टर हुआ, ठीक है। ये वाला वेक्टर, इसको मैंने बोल दिया X वेक्टर, और ये वेक्टर इस तरफ आ रहा है, ये क्या हुआ, R2 वेक्टर। तो देखो एक तरह से X वेक्टर किसके इक्वल हो गया, तो देखो X वेक्टर प्लस R1 वेक्टर किसके इक्वल है, R2 वेक्टर के, यानी कि X वेक्टर किसके इक्वल आ गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। आया कि नहीं आया, ठीक है। तो देखो ये वाला जो वेक्टर है वो कितना आया हमारा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर हुई ये चीज, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, R12 वेक्टर। इसका मतलब जो 1 से शुरू होकर कहां एंड हो रहा है, 2 पर शुरू हो रहा है। तो ये क्या हुआ, R12 वेक्टर। क्लियर हुई ये चीज। अब तो हम देखते हैं फोर्स क्या होगा। तो देखो इस फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा F वेक्टर 21। 21 का मतलब क्या है, देखो F वेक्टर 21 का मतलब है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q1, ठीक है, मतलब ड्यू टू 1, यानी जो पहले लिखा जाएगा उस पर फोर्स लगेगा और जो बाद में लिखा जाएगा वो फोर्स लगाएगा। क्लियर हुई, ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा। अब जो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यानी K है, वो तो यही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन, अब क्या आएगा, नीचे आएगी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इतनी। और ये चीज क्या रिप्रेजेंट, देखो ये डिस्टेंस कैसे आएगी, ये एक तरह से ये वाला जो वेक्टर है इसकी लेंथ है, और वेक्टर की लेंथ हमेशा क्या होता है, इसका मॉड्यूलस, यानी कि इसका मापांक, ठीक है। तो देखो हमें इस वेक्टर की लेंथ चाहिए, ये वाला वेक्टर क्या है, X वेक्टर विच इज R2 माइनस R1। तो देखो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इस पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर। क्लियर हुई ये चीज। अब देखो ये तो क्या हुआ, एक तरह से पूरी पूरी स्केलर क्वांटिटी हुई। अब ये तो हुआ, देखो जो ये सदिश होगा, जो ये वेक्टर होगा, इसका मैग्नीट्यूड ये है। लेकिन अब हम क्या रिप्रेजेंट करना है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है। तो देखो डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन हमेशा रिप्रेजेंट की जाती है यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। यूनिट वेक्टर का मतलब इकाई सदिश, एकांक सदिश, जैसे कि जो भी हमारा R कैप होगा जो एकांक सदिश को रिप्रेजेंट करता है, जो क्या होता है, R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इस पर्टिकुलर लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए ये मॉड ऑफ R ये वाली लेंथ है, और ये जो आपने लिखा ये वाली डायरेक्शन है।
क्लियर हुई ये चीज। तो देखो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, यहां हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1, ठीक है, ओके, इसको हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 का कैप। क्लियर हुई ये चीज, ठीक है। तो देखो आप इस चीज को अपन देखो सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो ये आया F वेक्टर 21 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, देखो वो ये कितना हो गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर। तो देखो R12 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इंटू R12 कैप, यही हुई चीज यहां तक। अब R12 कैप को क्या लिखा जा सकता है, R वेक्टर 12 अपॉन मॉड ऑफ R12। तो देखो एक तरह से हमारा F21 वेक्टर क्या हुआ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R12 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर अपॉन R12 का मॉड। यानी एक तरह से जो लगने वाला फोर्स है F वेक्टर 21 वो कितना आया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R12 वेक्टर का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। तो देखिए ये जो आया नेट, ये क्या कहलाता है कि कोई भी जो चार्ज है Q1 वो Q2 पर कितना फोर्स लगा रहा है, यानी कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इस तरह से हुआ, ठीक है। अब देखो, अब अगर हमें यही जो फोर्स है ये क्या निकालना हो जाता कि फोर्स ऑन Q1 और ड्यू टू Q2 निकालना हो जाता, यानी Q1 पर Q2 के कारण बल। तो देखिए ये जो आएगा ये आएगा F12 वेक्टर। अभी 1 2 क्यों हुआ, क्योंकि 1 पर लग रहा है और 2 के कारण लग रहा है। तो देखो ये क्या बना, तो देखो अगर आप इसको सिमिलरली सॉल्व करते हो तो ये आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R21 का क्यूब इंटू R21 का वेक्टर। क्लियर हुई ये चीज। अब याद रखो कि जो R12 का मॉड है वो R21 के मॉड के इक्वल होता है, क्योंकि वो तो क्या डिस्टेंस है। तो देखो जो 1 से 2 की डिस्टेंस होगी वही 2 से 1 की डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो जो मॉड है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो R12 वेक्टर होगा वो माइनस का R21 वेक्टर होगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसकी डायरेक्शन इधर होगी और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर। तो जब भी आप एक वेक्टर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहता है, सेम। भाई ये वाला चाहे आप इस वेक्टर को देखो चाहे यहां से यहां वाले वेक्टर को देखो, नेट जो है आपका जो लेंथ है वो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। अब देखो अगर हम इस चीज को पुट करें, जैसे मान लीजिए कि हमने इस चीज को जैसे एक इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम इसमें वहां पुट करें तो हमें क्या पता चलता है, तो देखो हमें ये पता चलेगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, हमें ये पता चलेगा कि F12 वेक्टर जो होगा वो माइनस का F21 वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है। यानी ये क्या सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है कि देखो 1 पर 2 के कारण लगने वाला फोर्स या 2 पर 1 के कारण लगने वाला फोर्स इक्वल है और ऑपोजिट है। देखो इक्वल है और ऑपोजिट है, यानी इसका मतलब क्या है कि देखो 1 जितना 2 पे फोर्स लगा रहा है उतना को उतना 2 जो है 1 पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है फोर्स की वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। जो फोर्स है उसका अमाउंट तो सेम है, परिमाण तो समान है, लेकिन जो दिशा है, डायरेक्शन है वो क्या है, अलग अलग है। तो ये एक तरह से क्या हुआ, एक तरह से जो एक्शन रिएक्शन लॉ हुआ, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हुआ, उसकी क्या करता है, पालना करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो कूलम्ब्स लॉ है ये क्या करेगा, एक्शन रिएक्शन यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की क्या करेगा, पालना करेगा, ठीक है। तो ये चीज हमने क्या देखी आज इस लेक्चर के अंदर कि कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अब एक नेक्स्ट थोड़ा टॉपिक और देखते हैं, वो कहलाता है सुपरपोजिशन लॉ, यानी कि ठीक है। तो देखो ये क्या कहलाता है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन।
यानी कि अध्यारोपण का नियम। ठीक है, अब क्वेश्चन अध्यारोपण का नियम क्या होता है। तो देखो अध्यारोपण का नियम जो है वो कुछ इस तरह से काम करता है। देखिए कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक कोई चार्ज है, इसको हम बोल देते हैं Q0 और इसकी जो पोजीशन है वो कितनी है R0 वेक्टर। ठीक है, अब इस समष्टि के अंदर जो ये स्पेस है, यहाँ पर एक चार्ज है Q1 कौन सी पोजीशन पर, R1 पोजीशन पर, इस तरह से एक है Q2 कौन सी पोजीशन पर, R2 पोजीशन पर, इस तरह से ऐसे करते करते बहुत सारे चार्जेज हैं और यहाँ एक nth चार्ज है कौन सी पोजीशन पर, Rn वेक्टर पर। समझ आ गई। तो टोटल यहाँ पे n+1 चार्जेज हैं। ठीक है, n चार्ज है तो Q1 Q2 से लेके Qn तक और एक ये क्या है Q0। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कि इस Q0 पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा। आ गई ना बात समझ में। तो क्वेश्चन है कि इस Q0 पे फोर्स लगेगा, तो Q0 पे फोर्स कौन लगाएगा, तो Q0 पे Q1 भी फोर्स लगाएगा, Q2 भी फोर्स लगाएगा, ऐसे करते करते Qn भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि FO1 वेक्टर कितना है, मतलब जो ये 0 है Q0, इस पर Q1 कितना फोर्स लगा रहा है। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, तो देखो इसमें डायरेक्ट क्या कह सकता हूं, ये किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन मॉड ऑफ R10 वेक्टर का क्यूब इंटू मॉड ऑफ R10 वेक्टर। यही हुआ, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ठीक है, फिर इस तरह से क्या हुआ कि भाई FO2 वेक्टर कितना हुआ, वो हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ 20 का क्यूब इंटू R20 वेक्टर। फिर ऐसे करते करते जो ये n, देखो फर्स्ट वाला फोर्स इसने लगाया, सेकंड वाला फोर्स इसने लगाया, nth वाला फोर्स कौन कौन लगाएगा, Qn लगाएगा। तो FON वेक्टर कितना हुआ, ये हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ओके यहाँ Q, ओके यहाँ Q0 Q2 आएगा। ठीक है, यहाँ आएगा Q0 Qn अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर N0 का क्यूब इंटू Rn0 वेक्टर। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास कितने फोर्स आ गए, नेट n फोर्स आ गए। अब जो ये n अलग अलग फोर्स हैं, ये सारे के सारे किस पे वर्क कर रहे हैं, Q0 पे। अब क्योंकि आपका जो फोर्स है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि सदिश राशि होती है। तो जब आप इनको ऐड करोगे, ठीक है, तो ये कैसा एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन होगा। मतलब हमें परिमाण के साथ साथ दिशा को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो देखो लगने वाला जो नेट फोर्स आएगा F नेट, वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा समेशन FO1 वेक्टर प्लस समेशन FO2 वेक्टर, ऐसे करते करते समेशन FON वेक्टर। ठीक है, तो आप इन सबको जो है यहाँ पे लिख लेंगे और जब फाइनली इनको जब सॉल्व करेंगे एक स्टेप के बाद, तो वो क्या आ जाएगा, वो कुछ इस तरह से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q0 कॉमन आ जाएगा, समेशन फ्रॉम I इक्वल टू 1 to n। ठीक है, और फिर ये यहाँ आ जाएगा QI अपॉन मॉड ऑफ I0 का वेक्टर का क्यूब इंटू RI0 वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक तरह से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो एक तरह से हमने क्या करा, सारे के सारे जो फोर्सेस थे अलग अलग, उनका क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। और कैसा एडिशन करा, वेक्टर एडिशन। इसलिए सारे के सारे फोर्सेस क्या हो गए, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो गए, यानी क्या हो गए, अध्यारोपित हो गए। और इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने देखा कि कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है और इसका सुपरपोजिशन यानी कि अध्यारोपण कैसे होता है।